आज का जो समय चल रहा है, प्रेम यानी लव अपनी चरम सीमा पर है। इसीलिए लिविंग रिलेशनशिप आज आम बात हो गई है। पहले लोग दोस्ती करते हैं, मिलना जुलना बढ़ता है, जान पहचान बढ़ती है, फिर यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है और फिर ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, अपनी माता पिता की मर्जी के खिलाफ भी। ऐसा नहीं है कि इस लिविंग रिलेशनशिप में सिर्फ अनमैरिड लोग ही रहते हैं, बल्कि मैरिड लोग भी लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे हैं। आज की क्राइम कथा में जो क्राइम स्टोरी है वो इसी लिविंग रिलेशनशिप पर आधारित है। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आरची, आज फिर एक नई घटना के साथ। ये कहानी शुरू होती है 10 सितंबर 2023 की सुबह लगभग 7 बजे। देहरादून में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है रायपुर, और इसी रायपुर थाने में सुबह सुबह 7 बजे एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला रायपुर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, उस गांव का प्रधान है। और प्रधान साहब इस समय थाने में जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो व्यक्ति इस थाने का एसएचओ है। अब प्रधान साहब एसएचओ से कहते हैं कि सिरवालगढ़ की पहाड़ियों की तरफ जो रास्ता जाता है, उसी रास्ते पर सड़क के किनारे झाड़ियों में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। जैसे ही ये बात रायपुर के एसएचओ को पता चलती है, वो तुरंत बिना समय गवाए अपने दल बल के साथ वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि दी गई सूचना एकदम सही थी। रोड के किनारे झाड़ियों में एक महिला का शव पड़ा हुआ था। उस शव को देखते ही लग रहा था कि महिला की उम्र तकरीबन 30 या 35 साल हो, और महिला के शरीर पर कई चोटें थीं। महिला के सिर पर सबसे बड़ा जख्म का निशान था, जिसे देखकर लग रहा था कि जैसे सिर पर किसी वजनदार चीज से प्रहार किया गया हो, जैसे कि हथौड़ा। वहीं उस शव के पास एक खाली टॉयलेट क्लीनर का बॉटल पड़ा हुआ था, जिसे आमतौर पर लोग अपने घर का टॉयलेट क्लीन करने में यूज करते हैं। वो खाली टॉयलेट क्लीनर का जो बॉटल था उसमें एसिड भरा होता है, और उस महिला के चेहरे पर भी एसिड पड़ा हुआ था। पुलिस जैसे ही वो खाली टॉयलेट क्लीनर की बोतल को देखती है, वैसे ही अंदाज़ा लग जाता है कि इस बोतल में जो एसिड था वही एसिड इस महिला के चेहरे पर डाला गया है। हो सकता है कातिल ने इस महिला की पहचान छुपाने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन चेहरा पूरी तरह से जला नहीं था, इसलिए हुलिये को देख करके महिला की पहचान की जा सकती थी। महिला का हुलिया देखकर ऐसा लग रहा था कि यह महिला ना तो देहरादून की है और ना ही उत्तराखंड की है, बल्कि उत्तरी पूर्वी इलाके की ये रहने वाली है। लेकिन फिर भी पुलिस अपने आसपास के सभी थानों में फोन घुमाती है और पता करती है कि पिछले 2-4 दिन से क्या किसी महिला की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट लिखाई गई है जिसकी उम्र 30 या 35 साल के अंतर्गत आती हो। सभी थानों में जब ये बात पता लगाई जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि पिछले 3 या 4 दिनों के अंदर किसी भी थाने में किसी भी महिला की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है जिसकी उम्र 30 या 35 साल के अंतर्गत आती हो। अब पुलिस के सामने ये बहुत बड़ा सवाल था कि महिला की पहचान या कातिल की पहचान कैसे की जा सके। महिला के आसपास कोई पर्स वगैरह भी नहीं था जिसमें महिला का आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी मिल जाए जिससे महिला की पहचान की जा सके। कातिल से ज़्यादा पुलिस के लिए ये इम्पोर्टेंट था कि ये महिला कौन है, कहाँ से आई है। उस महिला ने एक सिंगल पीस ड्रेस पहन रखा था, स्कर्ट नुमा। वो ड्रेस नया था, इसलिए जब पुलिस उस ड्रेस को अच्छी तरह से देखती है तो उसमें एक QR कोड मिल जाता है। अक्सर ये QR कोड का यूज़ शोरूम के लोग किया करते हैं। उसी QR कोड के माध्यम से शोरूम का पता चल जाता है। अब पुलिस के सामने 2 सवाल थे। पहला ये कि जो महिला ने सिंगल पीस ड्रेस पहन रखा है, यानी नया कपड़ा जो महिला ने पहन रखा है, उस पर जो QR कोड मिला है, उस QR कोड के माध्यम से पुलिस शोरूम जाए और शोरूम जा करके पता करे कि शायद वहां पर इस महिला की कोई पहचान या कातिल का कोई सुराग मिल जाए CCTV कैमरे के माध्यम से। दूसरा रास्ता ये था कि पुलिस सिरवालगढ़ के सभी CCTV कैमरे को खंगाले, शायद उसमें कातिल का कोई सुराग मिले या फिर इस लड़की की पहचान मिल जाए। अब पुलिस ऐसा ही करती है। पुलिस की एक टीम तुरंत उस शोरूम के लिए भेज दी जाती है जहां से ये ड्रेस खरीदा गया था, और पुलिस पता लगाती है कि जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था उस रास्ते पर कितने CCTV कैमरे लगे हुए हैं। काफ़ी छानबीन के बाद पता चलता है कि जहां
इस वारदात को अंजाम दिया गया था, अर्थात सिलवारगढ़ की पहाड़ियों की तरफ जो रास्ता गया था, दूर दूर तक वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अब पुलिस के लिए यह बड़ा सवाल था कि आखिर कातिल की पहचान कैसे की जा सके, इस महिला की पहचान कैसे की जा सके। फिर पुलिस दिमाग लगाती है और कहती है कि जहां पर इस सिरबालगढ़ का जो रोड है, यानी एंट्री और एग्जिट वाला पॉइंट, वहां के सीसीटीवी कैमरे अगर खंगाले जाएं तो शायद उन्हें कुछ सुराग मिल सकता है। इसलिए आसपास के जितने भी रोड जो सिरबालगढ़ की पहाड़ियों की तरफ आते थे, उन सभी रोडों पर मिलने वाले सभी सीसीटीवी कैमरे, लगभग 10 सीसीटीवी कैमरे पुलिस को मिल जाते हैं और उन्हीं सीसीटीवी कैमरों के फोटोज को खंगाला जाता है कि ये गाड़ियां जो सिलवारगढ़ रोड की तरफ जा रही हैं, उन्हें वापस भी आना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि सिलवारगढ़ की पहाड़ियों की तरफ जो रास्ता जाता है, वहां पर ना ही तो कोई दुकान है, ना ही कोई शोरूम है और ना ही कोई होटल है जहां ठहर कर या कोई सामान खरीद कर लोग अपना समय वेस्ट करेंगे। यानी जो जाएगा वो एक निश्चित समय पर वापस भी आएगा। दरअसल सिलवारगढ़ की तरफ जो रोड जाता है वो किसी गांव या शहर के कस्बे के लिए नहीं जाता था, बल्कि पहाड़ों पर जाकर वो रोड खत्म हो जाता था। पहाड़ों पर जहां से प्रकृति का नज़ारा खूबसूरत दिखाई देता था। अक्सर वहां पर टूरिस्ट लोग या घूमने फिरने वाले लोग थके हारे जो कभी कभी अपने मन को शांत करने के लिए वहां पर प्रकृति का नज़ारा देखने के लिए आते थे। जिस समय महिला की डेड बॉडी को बरामद किया गया था, उस समय महिला की बॉडी से खून रिस रहा था। इसका मतलब ये था कि कत्ल करने वाले ने जिस वारदात को अंजाम दिया है वो रात में ही अंजाम दिया है। उन 10 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है रात 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक, क्योंकि दिन के उजाले में कोई वारदात को अंजाम नहीं देगा कि शायद कहीं वो फंस ना जाए। अब जब इन 10 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है तो लगभग 240 गाड़ियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती हैं, अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग कैमरों में, जो कि रास्ता जो कि आगे चल करके सिलवारगढ़ की पहाड़ियों की तरफ जा रही थी। अब ये गाड़ियां जब जा रही थी तो उन्हें एक निश्चित समय पर वापस भी आना होगा। कोई 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो पुलिस ने इन 250 गाड़ियों का एक एवरेज टाइम निकाला कि जो गया है वो इसी रास्ते से वापस भी आएगा। और इन 250 गाड़ियों में 18 गाड़ियां ऐसी पाई गई जो संदिग्ध थी, यानी जिन्होंने वापस आने में ज़्यादा समय लिया था। इन्हीं 18 गाड़ियों में एक एसयूवी कार भी थी जिस पर आर्मी लिखा हुआ था। इधर पुलिस की जो टीम शोरूम के लिए गई थी, वहां जाकर के वो मैनेजर से बात करती है और मैनेजर से पूछती है कि इस तरह का ड्रेस आपके यहाँ कब खरीदा गया। तो मैनेजर बताता है कि पिछले 8-10 दिनों में लगभग 6 ऐसे ड्रेस हमारी दुकान से खरीदे गए हैं। अब पुलिस उन 6 ड्रेस का जिस समय बिल बनाया जाता है उस समय के सीसीटीवी फुटेज को निकालती है, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज में वो लड़की कैद हो जाती है, हूबहू वैसी ही लड़की जिसकी डेड बॉडी मिली है। यानी पुलिस को 90% ये भरोसा था कि ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसकी हत्या हो चुकी है, लेकिन उस लड़की के आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। इसलिए पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो लड़की शोरूम से बाहर निकलती है तो बाहर एक कार खड़ी थी, एसयूवी कार, जिस पर आर्मी लिखा हुआ था। वो लड़की जाकर के उसी कार में बैठ जाती है। अब पुलिस तुरंत उन संदिग्ध 18 गाड़ियों में पता लगाती है कि क्या इन 18 गाड़ियों में कोई एसयूवी कार है जिस पर आर्मी लिखा हुआ था, और उनमें से एक गाड़ी मिल जाती है जिस पर आर्मी लिखा हुआ था। यहाँ से पुलिस को थोड़ा सा सुराग मिल जाता है। अब पुलिस तुरंत उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर निकालती है और उस रजिस्ट्रेशन नंबर से कार के मालिक का पता और मोबाइल नंबर निकालती है। जैसे ही पुलिस के सामने वो मोबाइल नंबर आता है, पुलिस तुरंत मोबाइल पर फ़ोन लगाती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब जैसे ही कार के मालिक का नाम आता है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो कार किसी रामेंद्र उपाध्याय श्रीवास्तव के नाम पर थी और ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे। मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल था। पुलिस को जो भी कार्रवाई करनी थी बहुत ही सावधानी और सतर्कता के साथ करनी थी। रामेंद्र उपाध्याय जी का दूसरा नंबर पता करती है और फिर उस दूसरे नंबर की लोकेशन को पता करती है तो देखती है कि जिस दिन ये ड्रेस खरीदा गया था उस समय रामेंद्र उपाध्याय यानी कर्नल साहब के नंबर का लोकेशन शोरूम के पास था, और जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया था उस समय कर्नल साहब के मोबाइल का लोकेशन
सिरबालगढ़ की पहाड़ियों पर था, वारदात वाली जगह पर था। इसी के साथ साथ पुलिस यह भी देखती है कि जो कार शोरूम के बाहर मिली थी वही कार सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई थी। इसी आधार पर पुलिस कर्नल साहब के घर जाती है और कहती है कि हम तहकीकात के लिए आपके यहाँ आए हैं और आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। इसके बाद पुलिस कर्नल साहब की गाड़ी की तलाशी लेती है तो उनकी गाड़ी पर कुछ खून के छींटे पुलिस को मिल जाते हैं। पुलिस तुरंत उन खून के छींटों को लेती है और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए सौंप देती है। इसके बाद कर्नल साहब को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। कर्नल साहब से पूछताछ की जाती है। पहले तो कर्नल साहब अपनी बातों को गोल गोल घुमाते हैं, लेकिन उनकी बातें एक बात दूसरी बात से मैच नहीं खा रही थी, इसलिए पुलिस थोड़ा सख्ती से कर्नल साहब से पूछताछ करती है। फिर कर्नल साहब स्वीकार कर लेते हैं कि उन्होंने ही उस महिला का कत्ल किया है। दरअसल 2020 में कर्नल साहब का ट्रांसफर सिलीगुड़ी हो जाता है और 2020 में ही कर्नल साहब सिलीगुड़ी के एक डांस बार में थे। वहीं पर उन्हें श्रेया शर्मा नाम की एक लड़की मिलती है जो कि उस डांस बार में डांस कर रही थी। श्रेया शर्मा को देखते ही कर्नल साहब के मन को भा जाती है। कर्नल साहब उसे मन ही मन पसंद करने लगते हैं। फिर कर्नल साहब अक्सर उस डांस बार में आने जाने लगते हैं, उस लड़की से बातचीत करते हैं। ये बातें धीरे धीरे जान पहचान में बदल जाती हैं और जान पहचान प्यार में बदल जाता है। फिर कर्नल साहब उस लड़की का खर्चा भी उठाने लगते हैं और धीरे धीरे ये जान पहचान इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों लोग वहीं सिलीगुड़ी में लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। दरअसल ये जो श्रेया शर्मा नाम की लड़की है, इसका असली नाम है सुमित्रा शर्मा और ये लड़की नेपाल से आई थी, तानुट डिस्ट्रिक्ट से। ये भारत आई थी किसी काम के लिए और यहाँ पर सिलीगुड़ी आकर के उसे एक डांस बार में डांस करने का जॉब मिल जाता है। यही मुलाकात कर्नल साहब की श्रेया से हो जाती है। फिर कर्नल साहब श्रेया को आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं कि वो श्रेया से शादी करेंगे, इसलिए श्रेया भी लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये दोनों वहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। 2 साल बाद कर्नल साहब का ट्रांसफर देहरादून हो जाता है। अब देहरादून में कर्नल साहब के साथ कर्नल साहब की फैमिली, बीबी है, एक बेटा भी है। अब यहाँ पर कर्नल साहब अपनी फैमिली के साथ रहने लगते हैं, लेकिन कर्नल साहब को यहाँ भी श्रेया की याद आ रही थी। तो कुछ समय बाद कर्नल साहब ने देहरादून में ही श्रेया को अपने पास बुलाया, श्रेया को भी बुला लिया और एक फ्लैट में श्रेया को शिफ्ट कर दिया। अब वहीं श्रेया रहने लगी। अब कर्नल साहब को जब भी मौका मिलता तो श्रेया से मिलने के लिए श्रेया के पास चले जाते। इधर कर्नल साहब की पत्नी को अब कर्नल साहब पर थोड़ा सा शक होने लगा कि यहीं रहना, यहीं पोस्टेड रहना, फिर रात बिरात इनका गायब हो जाना, आखिर माजरा क्या है। इसलिए कर्नल साहब की पत्नी ने कर्नल साहब पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद कर्नल साहब की पत्नी को पता चल गया कि कर्नल साहब का श्रेया नाम की लड़की के साथ कोई अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर कर्नल साहब की पत्नी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। एक बार वो श्रेया के पास भी गई, दोनों में काफ़ी बहसबाजी हुई। जब श्रेया को ये बात पता चल गई कि कर्नल साहब की पत्नी को ये पता चल चुका है कि श्रेया के साथ उनका कुछ रिश्ता है, तो अब श्रेया भी कर्नल साहब पर दबाव बनाने लगी कि वो शादी कर ले, क्योंकि कर्नल साहब ने पहले ही आश्वासन दिया था, वचन दिया था कि वो श्रेया से शादी करेंगे। इसीलिए श्रेया लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार हो जाती है। अब कर्नल साहब पर दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा था। घर आते थे तो बीवी ताने मारती थी और श्रेया के पास जाते थे तो वो दबाव बनाती थी कि मुझसे शादी कर लो। कर्नल साहब दिमागी उलझनों में काफ़ी उलझ गए। फिर एक दिन कर्नल साहब ने फैसला ले लिया कि उन्हें क्या करना है और उसी बनाई गई योजना के अनुसार कर्नल साहब श्रेया के पास जाते हैं और श्रेया को अपने साथ लेते, कहते कहीं घूम के आते हैं। फिर एक डांस बार में जाते हैं, वहाँ पर दोनों शराब पीते हैं। कर्नल साहब जानबूझ के श्रेया को हद से ज़्यादा शराब पिलाते हैं। फिर जब कर्नल साहब को लगता है कि श्रेया ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, फिर श्रेया से कहते चलो हम कहीं ऐसी जगह घूमने चलें जहाँ प्रकृति का नज़ारा बड़ा ही सुंदर और खूबसूरत हो। चलो हम तुम्हें सिलवालगढ़ की पहाड़ियों पर घुमा कर लाते हैं। अब कर्नल साहब के साथ श्रेया सिलवालगढ़ की पहाड़ियों की तरफ आती है घूमने के लिए और वहीं रात का समय लगभग 11:30 का हो जाता है। कर्नल साहब एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकते हैं और श्रेया भी गाड़ी से उतर जाती है। तभी कर्नल साहब चुपके से अपनी कार में एक हथौड़ा लेकर साथ आए थे, उसी हथौड़े से श्रेया के सिर पर वार करते हैं और 2-3 बार प्रहार करने के बाद जब उन्हें यकीन हो जाता है कि अब श्रेया की मौत हो चुकी है, फिर वो अपनी गाड़ी से एक टॉयलेट क्लीनर का बॉटल निकालते हैं जिसमें एसिड भरा हुआ था। वो श्रेया के चेहरे पर डालते हैं ताकि श्रेया की कोई पहचान न की जा सके।
और फिर उस बोतल को वहीं फेंक देते हैं। साथ में पानी लाए थे जिससे वो अपनी गाड़ी को और हथौड़े वगैरह को और सारे एविडेंस को मिटाते हैं और मिटाने के बाद सीधे घर आ जाते हैं और शायद इस उम्मीद में सो जाते हैं कि अब ये मैटर उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया है। लेकिन कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। और कर्नल साहब जैसा व्यक्ति जिसे ये 100% पता होगा कि मोबाइल लोकेशन, गाड़ी का नंबर और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनसे कातिल तक बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है, पता नहीं उनसे ये चूक कैसे हो गई। फिलहाल कर्नल साहब इस समय पुलिस की हिरासत में हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको किसी भी तरह से दुखी करना, परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आपको सावधान करना था, सतर्क करना था। तो खुश रहे, खुशियां बांटे और अपना ध्यान रखें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।